कल्पना कीजिए एक ऐसे ताज की जिसका बोझ पूरे संसार से भी ज्यादा भारी था, और एक ऐसे सम्राट की जिसकी आंखों में पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाने का पागलपन सवार था। इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसने सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि कुदरत के नियमों से भी जंग लड़ी। यह दास्तां है फारस के उस तानाशाह की जिसने देवताओं का बेटा होने का ढोंग रचा और जिसने अपनी सनक में एक पूरी सभ्यता को राख के ढेर में बदल दिया। हम बात कर रहे हैं जरकसीज की, जिसे दुनिया एक दहशत और एक बदनसीब साय के रूप में याद करती है। आज हम उस धूल को झाड़ने वाले हैं जो सदियों से इस खौफनाक सच पर जमी हुई है, क्योंकि हकीकत कभी कभी कल्पना से भी कहीं ज्यादा रूह कंपा देने वाली होती है। अगर आप गुजरे हुए वक्त के उन गलियारों में उतरना चाहते हैं जहां आज भी साजिशों की गूंज सुनाई देती है, तो इस सफर में मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह कहानी अब शुरू होने जा रही है। आज से लगभग 2500 साल पहले जमीन के एक बहुत बड़े हिस्से पर एक ऐसे साम्राज्य का साया था जिसकी मिसाल मिलना नामुमकिन थी। यह था फारस का एकमेनिड साम्राज्य, जिसकी सरहदें भारत की सीमाओं से लेकर मिस्र के रेगिस्तानों तक फैली हुई थीं। इस विशाल सल्तनत की गद्दी पर जो शख्स बैठता था उसे लोग खुदा का दर्जा देते थे। उसके नाम की दहशत ऐसी थी कि दुश्मन देशों के राजाओं की रूह सिर्फ उसका जिक्र सुनकर कांप उठती थी। इस शख्सियत का नाम था जरकसीज, जिसे फारसी में क्षयार शाह कहा जाता था, जिसका मतलब था महान योद्धाओं पर हुकूमत करने वाला। वह कोई मामूली सुल्तान नहीं था, बल्कि एक ऐसी शख्सियत था जिसकी मर्जी के आगे लाखों जिंदगियां बेमानी थीं। जरकसीज का जन्म करीब 519 ईसा पूर्व में हुआ था और वह महान सम्राट डेरियस प्रथम का उत्तराधिकारी था। डेरियस ने फारस को कामयाबी की उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया था जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन उसके सीने में एक ऐसी आग दफन थी जो कभी बुझ नहीं पाई। वह यूनान को फतह करना चाहता था, लेकिन मैराथन के मैदान में मिली उस करारी शिकस्त ने उसके दिल पर एक ऐसा जख्म दिया जो उसने मरते वक्त अपने बेटे जरकसीज को विरासत में सौंप दिया। जब 486 ईसा पूर्व में सत्ता जरकसीज के हाथों में आई, तो उसने सबसे पहले अपने पिता के उस अधूरे सपने को अपना मकसद बना लिया। उसके दिल में यूनान को मिट्टी में मिलाने की जिद किसी ज्वालामुखी की तरह धड़क रही थी। हालांकि शुरुआती रास्ते आसान नहीं थे, क्योंकि उसके अपने साम्राज्य के भीतर ही बगावत की चिंगारियां उठने लगी थीं। मिस्र से लेकर बेबीलोन तक लोग फारस की गुलामी की जंजीरें तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जरकसीज ने इन विद्रोहों को जिस बेरहमी से कुचला, उसने उसकी क्रूरता का सबूत पूरी दुनिया को दे दिया। बेबीलोन में तो उसने वहां की आस्था पर ही प्रहार किया और उनके सबसे पवित्र मंदिर से सोने की मूर्ति निकलवाकर उसे पिघला दिया। यह सिर्फ एक मूर्ति का अंत नहीं था, बल्कि एक पूरी कौम की आत्मा को कुचलने की कोशिश थी। जब घर की बगावत शांत हुई, तो जरकसीज ने अपने दरबार में एक विशाल सभा बुलाई, जहां उसने ऐलान किया कि अब वक्त आ गया है एथेंस को जलाने का और पूरे यूरोप को फारस का हिस्सा बनाने का। उस सभा में उसके चाचा आर्टबनस ने उसे आगाह करने की कोशिश की कि यूनान का रास्ता और वहां का समुद्र किसी मौत के जाल से कम नहीं है, लेकिन अहंकार में अंधे हो चुके जरकसीज ने उसे सरेआम जलील कर दिया। यही वह घमंड था जो उसके विनाश की पहली सीढ़ी बनने वाला था। यूनान पर हमले की जो तैयारी जरकसीज ने की थी, वैसी तैयारी इतिहास ने न कभी देखी थी और न ही कभी सुनी। पूरे 4 सालों तक हथियारों का अंबार लगाया गया और अनाज के गोदाम भरे गए। दुनिया के कोने कोने से सैनिकों को इकट्ठा किया गया ताकि एक ऐसी फौज तैयार हो सके जो जब चले तो जमीन के सीने में भी कंपन पैदा हो जाए। उस वक्त के इतिहासकारों का दावा था कि इस फौज में लाखों सैनिक थे, जिनमें भारतीय, मिस्री और अरबी समेत दर्जनों देशों के लड़ाके शामिल थे। यह सिर्फ एक सेना नहीं थी, बल्कि एक चलता फिरता समंदर था जो सब कुछ तबाह करने के लिए निकल पड़ा था। 480 ईसा पूर्व में जब यह विशाल लश्कर एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जलसंधि पर पहुंचा,
तो जर्कसीज ने वहां नावों का एक पुल बनाने का हुक्म दिया। लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि एक भयंकर तूफान ने उस पुल को तिनके की तरह बिखेर दिया। इस पर जर्कसीज का जो गुस्सा फूटा वह उसकी मानसिक स्थिति को बयान करने के लिए काफी है। उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि समंदर के पानी को कोड़ों से पीटा जाए और उसमें जंजीरें डाल दी जाएं, ताकि उसे पता चले कि उसका मालिक कौन है। जिन इंजीनियरों ने वह पुल बनाया था उनके सिर कलम कर दिए गए। अंत में एक नया और मजबूत पुल तैयार हुआ, जिस पर 7 दिनों तक लगातार उसकी फौज गुजरती रही। कहते हैं कि अपनी विशाल सेना को देखकर जर्कसीज की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि एक सदी बाद इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। पर यह रहमदिली बहुत कम वक्त के लिए थी। यूरोप की धरती पर कदम रखते ही फारसी फौज ने मौत का नंगा नाच शुरू कर दिया। रास्ते में आने वाले छोटे राज्यों ने बिना लड़े ही हार मान ली, लेकिन एथेंस और स्पार्टा जैसे शहर झुकने को तैयार नहीं थे। यहीं पर वह ऐतिहासिक मोड़ आया जिसे थर्मोपाइले की लड़ाई कहा जाता है। एक तंग पहाड़ी रास्ते पर स्पार्टा के राजा लियोनाइडस ने अपने सिर्फ 300 जांबाजों के साथ जर्कसीज के लाखों के लश्कर का रास्ता रोक लिया। 3 दिनों तक वह मुट्ठी भर सैनिक उस दर्रे में दीवार बनकर खड़े रहे और जर्कसीज की पूरी ताकत वहां बेबस नजर आई। हालांकि गद्दारी की वजह से अंत में उन योद्धाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन उन्होंने फारसी सेना के हौसले पस्त कर दिए थे और जर्कसीज के 2 भाइयों को भी मौत के घाट उतार दिया था। थर्मोपाइले को जीतने के बाद जर्कसीज सीधा एथेंस की तरफ बढ़ा, जो उस वक्त तक खाली हो चुका था। उसने अपनी नफरत को शांत करने के लिए एथेंस के मंदिरों को आग के हवाले कर दिया और पूरे शहर को राख के ढेर में बदल दिया। उसे लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली खेल तो अभी पानी की लहरों पर खेला जाना बाकी था। सलामीस की खाड़ी में यूनानी नौसेना ने जर्कसीज के लिए एक ऐसा जाल बुना जिसमें वह बुरी तरह फंस गया। यूनान के चतुर सेनापति थेमिस्टोक्लेस ने उसे भ्रम में डाल दिया कि उनकी फौज भागने वाली है। जर्कसीज ने जोश में आकर अपने बड़े जहाजों को उस संकरी खाड़ी में उतार दिया, जहां उन्हें मुड़ने की जगह भी नहीं मिली। देखते ही देखते फारसी जहाज आपस में टकराने लगे और यूनानियों ने उन पर कहर बनकर हमला किया। जर्कसीज एक ऊंची पहाड़ी पर बैठकर यह तबाही देख रहा था, और जो जीत उसे पक्की लग रही थी वह उसकी सबसे बड़ी शर्मिंदगी बन गई। उस हार ने जर्कसीज के घमंड को चूर चूर कर दिया और उसे अपनी जान बचाकर वापस फारस की तरफ भागना पड़ा। वापसी का वह सफर किसी नरक से कम नहीं था, क्योंकि रास्ते में उसकी बची कुची फौज भूख और बीमारियों से मरती रही। जिस समंदर को उसने अपना गुलाम कहा था, आज उसी ने उसे घुटनों पर ला दिया था। फारस पहुंचने पर उसका वह रुतबा खत्म हो चुका था और अब महल के भीतर साजिशों का दौर शुरू होने वाला था, क्योंकि दुश्मन अब सरहद पर नहीं बल्कि उसके अपने साए में छिपे थे। महल की चकाचौंध के पीछे अब एक अंधेरा खेल चल रहा था। जर्कसीज अब एक शक्की और डरा हुआ सुल्तान बन चुका था, जो अपनी ही परछाई पर भरोसा नहीं करता था। वह अपनी पटरानी एमेस्ट्रिस के प्रभाव में था, जो उतनी ही क्रूर थी जितना वह खुद। जर्कसीज की कामुकता और औरतों के प्रति उसकी कमजोरी ने महल की बुनियादें हिला दीं। उसने अपने ही भाई की पत्नी और फिर अपनी बहू के साथ जो रिश्ते बनाए, उन्होंने शाही परिवार को नफरत की आग में झोंक दिया। एमेस्ट्रिस ने अपनी सौतन की मां को जिस दरिंदगी से सजा दी, उसने जर्कसीज के अपनों को ही उसका दुश्मन बना दिया। जर्कसीज ने अपनी हवस और जिद्द के लिए अपने ही भाई का कत्ल करवा दिया। वह सम्राट जो कभी दुनिया को फतह करने निकला था, अब अपने ही महल की दीवारों के बीच रिश्तों का खून कर रहा था। इसी माहौल का फायदा उठाया उसके सबसे खास अंगरक्षक आर्टबानस ने, जो खुद सल्तनत हथियाने के सपने देख रहा था। एक रात जब पूरा परसेपोलिस सो रहा था, आर्टबानस ने जर्कसीज के शयन कक्ष में घुसकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। वह सम्राट जो खुद को अमर समझता था, एक गद्दार के हाथों
अपने ही बिस्तर पर ढेर हो गया। जर्कसीज के बाद उसका बेटा आर्टाजर्कसीज गद्दी पर बैठा, जिसने आर्टबानस की साजिश का अंत किया। लेकिन फारसी साम्राज्य की वह चमक अब फीकी पड़ चुकी थी। सल्तनत धीरे धीरे कमजोर होती गई और जर्कसीज की मौत के करीब 130 साल बाद इतिहास के पन्नों पर एक ऐसा नाम उभरा जिसने जर्कसीज के बचे कुचे निशान भी मिटा दिए। वह था सिकंदर महान। सिकंदर ने फारस के आखिरी सम्राट को हराकर परसेपोलिस के उस शानदार महल को आग लगा दी जिसे जर्कसीज ने अपनी शान के लिए बनवाया था। कहते हैं कि एथेंस के जलाए जाने का बदला लेने के लिए सिकंदर ने उस पूरे शहर को भस्म कर दिया। जर्कसीज की विरासत की वह राख आज भी ईरान की हवाओं में उड़ती है, जो हमें याद दिलाती है कि अहंकार का अंत हमेशा भयानक होता है। जर्कसीज की कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि एक सबक है कि जो ताकत इंसानियत को भूल जाती है, वक्त उसे कभी माफ नहीं करता। वह सम्राट जिसने समंदर को कोड़े मारे और पहाड़ों को चीरा, अंत में मिट्टी में मिलकर गुम हो गया। इतिहास हमें यही सिखाता है कि महल और हुकूमतें ढह सकती हैं, लेकिन किए गए कर्मों की गूंज सदियों तक बनी रहती है। अगर आज की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने करीबियों के साथ साझा जरूर करें और याद रखें कि अतीत के आईने में ही भविष्य की सच्चाई छिपी होती है। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही अनसुने और गहरे राज्य के साथ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा।